अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल। और अगर आप लोग नहीं जानते कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, नल वेक्टर्स क्या होते हैं और इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। और अगर आप हो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक आदमी है और वो एक बॉक्स को पुश कर रहा है और वो इस बॉक्स को ईस्ट की तरफ पुश कर रहा है और जो फोर्स लगा रहा है वो है 5 न्यूटन की। यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है जिससे हमने डील करना है वो है फोर्स, और फोर्स की मैग्नीट्यूड जो इस केस में है वो है 5 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। और अगर हम वेक्टर फोर्स के इर्द गिर्द बार्स को लगा दें तो वो मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो जो ईस्ट है वो डायरेक्शन को शो करता है और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ हैट से। अब ये जो एफ हैट है इसको मैं यूनिट वेक्टर कह देता हूं, लेकिन अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर कह रहा हूं तो इसकी एक मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और एक डायरेक्शन भी, क्योंकि वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है अगर उसकी मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी कोई डायरेक्शन भी हो। लेकिन एफ हैट की यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन है जो कि ईस्ट में है, लेकिन यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही। तो अगर मैं एफ हैट को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ तो इसका जवाब क्या आता है? इसका जवाब आएगा एफ हैट ही। यानी कि एफ हैट को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ हैट को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एक यूनिट वेक्टर बन जाता है। वो कैसे? क्योंकि जो एफ हैट है वो डायरेक्शन है और जो 1 है वो मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे जो 1 है आप सोच रहे होंगे कि इसको आप 1 न्यूटन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसा हरगिज नहीं है। आपने सिर्फ ओनली एक डिजिट 1 से मल्टीप्लाई करना है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। क्योंकि अगर आप 1 न्यूटन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना एफ हैट को, तो फिर आपकी इक्वेशन का मीनिंग ही बदल जाएगा। तो ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं जिसकी जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 हो इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, उसकी अगर आपने डायरेक्शन को शो करना है तो उसके लिए आप यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करते हो। जैसा कि इस केस में अभी हमने किया कि एक बंदा 5 न्यूटन की फोर्स से एक बॉक्स को धकेल रहा है, तो हम 5 न्यूटन की फोर्स के वेक्टर की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के जरिए से उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज रिटन एज ए हैट। तो जो यूनिट वेक्टर होता है किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको ए हैट के जरिए लिखते हैं। एक वेक्टर है जो कि ए है, उसकी एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड होती है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, उसको ए हैट से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपने किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना है बाय यूजिंग द यूनिट वेक्टर, देन आपको जो ए की मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट यूनिट वेक्टर के साथ। इसीलिए इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि जो आपका यूनिट वेक्टर है वो बराबर होता है अगर मैं ए वेक्टर को डिवाइड कर दूं उसकी मैग्नीट्यूड के, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। द डायरेक्शन along the x, y and z axis are generally represented by the unit vectors i, j and k। ये आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें 3 एक्सिस हैं और जो कि x, y और z हैं। तो अगर आपने x एक्सिस की डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप i यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हो और y एक्सिस की डायरेक्शन में j यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करते हो और z एक्सिस की डायरेक्शन में आप k यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करते हो। The use of unit vector is not restricted to Cartesian coordinate system। अब यहाँ पे सिर्फ 3 डायरेक्शन को शो किया गया, एक x एक्सिस में, एक y एक्सिस में और एक z एक्सिस में, जो इन दोनों एक्सिस के 90 डिग्री पे होता है। तो सिर्फ 3 डायरेक्शन का जिक्र होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेकिन आप यूनिट वेक्टर्स को सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि 3 डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हो। यूनिट वेक्टर में आल्सो बी डिफाइंड फॉर एनी डायरेक्शन। इनको किसी भी डायरेक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हो, वो किसी भी सिमत में हो सकती है। तो सिर्फ आपने इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तक ही महदूद नहीं कर देना। 2 ऑफ द मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट वेक्टर्स आर। जो सबसे ज्यादा 2 यूनिट वेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं वो हैं
एक है द वेक्टर आर हैड विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। अगर आपके पास एक वेक्टर आर है और उसकी आपने डायरेक्शन को शो करवाना है, उसकी मैग्नीट्यूड है ये, और अगर मैंने इसकी डायरेक्शन को शो करना है यूजिंग यूनिट वेक्टर, तो उसको मैं इस तरह से शो करूंगा। इसी तरह द वेक्टर एन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्मल ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड सरफेस। ये आपकी एक स्पेसिफाइड सरफेस है और उसके ऊपर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रा करूं, यानी कि सरफेस के 90 एंगल पे एक नॉर्मल होता है, उसको अगर मैं ड्रा करूं तो उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं एन हैट के यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करूंगा। अब नल वेक्टर की बात कर लेते हैं। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो तो 0 होती है और उसकी डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, वो कोई भी हो सकती है, कोई खास डायरेक्शन नहीं होती उसकी। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ वेक्टर ए, अगर आप वेक्टर ए में ऐड करते हो उसका नेगेटिव वेक्टर, तो फिर आपके पास एक नन वेक्टर जनरेट होता है। आप देख सकते हो कि ए को मैं जब ऐड करता हूँ नेगेटिव ए वेक्टर में, तो फिर उसका आंसर एक नल वेक्टर आता है और ये वेक्टर है जो 0 है, इसको जो 0 लिखा हुआ है ये नल वेक्टर है। अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए सिंपल हम 0 यानी कि नल वेक्टर कह देते हैं इसको। तो इसको हम वेक्टर्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और उसका जो नेगेटिव वेक्टर है -a, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करूँ, यानी आप देखें कि जो ए का हेड है ये ए वेक्टर है और उसके हेड को -a की टेल से मिला दूं, तो -a की टेल को मैं अगर यहाँ पे शो करूं तो वो इस तरह से आएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनता है और आप देख सकते हैं कि ये एक 0 वेक्टर कहलाता है और इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है और इसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। तो दो वेक्टर्स ए और बी हैं हों अगर, उनको हम इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी, कतई नजर अपनी पोजीशन के ओरिजिनल पॉइंट्स के। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है ए बी सी, आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि ए की सीमत में है और उनकी लंबाई भी, ये जो लंबाई है वो भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स होंगे तीनों के तीनों ही, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। इसका मतलब यह है कि आप देखना यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ये है और यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो तीनों में ओरिजिनल पॉइंट का फर्क आ रहा है। तो जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनमें इनिशियल पॉइंट की पोजीशन का कोई इन्हिसार नहीं होता, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं और अगर उनकी सेम मैग्नीट्यूड है तो वो आपस में इक्वल होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स का तो आपको पता है कि जो ट्रेन की लाइंस होती हैं जिनके ऊपर, जिनको रेलवे लाइंस कहते हैं, जिनके ऊपर ट्रेन चलती है, तो वो दोनों आपस में पैरेलल है, यानी कि ए की सिमत में चली जा रही हों। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं, ये देखिए ये एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इनके दरमियान का जो डिफरेंस है ना ये सेम होना चाहिए हर जगह पे, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसलिए तब इनको हम पैरेलल कहेंगे। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी, यानी कि जो मिकदार है, जो लेंथ है, सिंपली कह सकते हो, वो भी सेम हो और वो पैरेलल भी हो, तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स कह देते हैं। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स आर एप्लीकेबल फॉर सिमिलर क्वांटिटीज, तो सिमिलर क्वांटिटीज होनी चाहिए कि अभी अभी हमने बात की कि ए बी और सी 3 वेक्टर्स बराबर होंगे अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, लेकिन इसके लिए लाजमी है ना एक चीज ये भी जरूरी है कि ए बी सी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हो। अगर ए फोर्स है बी भी फोर्स होगी और फिर सी भी फोर्स होनी चाहिए, यानी कि एक ए फोर्स है, बी एक्सेलरेशन है, सी वेलोसिटी है, ये गलत बात है। फिर ये तीनों बराबर नहीं हो सकते, हाँ इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही क्यों ना हो। अगर आपका जो ए है वो एक्सेलरेशन है और जो बी है वो वेलोसिटी है, तो फिर ये दोनों यानी कि ए और बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, हाँ इनकी जो डायरेक्शन है या मैग्नीट्यूड है दोनों ही सेम ही क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको इक्वल वेक्टर्स, नल वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो प्लीज इसको कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना तो मत भूलिएगा। और
अगर आप हो मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके।